नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है संस्कारों की बेड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी संस्कारों की बेड़ियाँ। चित्रा, अभी तुम्हें कितनी देर लगेगी तैयार होने में? चित्रा के पति मनोज ने गुस्से में झल्ला कर पूछा। बस मैं आ रही हूँ, चित्रा ये कहते हुए मनोज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसे देखते ही मनोज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम समय पर तैयार रहना, मेरे ऑफिस से आते ही हमें निकलना होगा, पर तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। मुझे ऑफिस से आए आधा घंटा हो गया, मैडम जी अब नीचे आ रही हैं। वो माँ जी की किटी पार्टी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, चित्रा ने धीरे से कहा। मनोज ने व्यंग्यात्मक लहजे में चित्रा को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे घर का सारा काम तुम ही तो करती हो। घर के नौकर मर गए थे क्या? बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। चित्रा ने डरते हुए धीरे से कहा, आज मम्मी की किटी पार्टी थी और उन्होंने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी, इसलिए मुझे अकेले सारे काम करने पड़े। तुम्हें तो बस कोई बहाना चाहिए मेरी माँ और बहन पर इल्जाम लगाने के लिए, मनोज ने घूरते हुए व्यंग से कहा। नहीं नहीं, मैं तो बस बता रही थी कि क्यों देर हुई है, चित्रा ने जल्दी से सफाई दी। बस बस रहने दो, मैं सब समझता हूँ, मनोज ने झिड़कते हुए कहा। मनोज की बेरुखी देख चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। हर बार की तरह महारानी जी ने कहीं जाने से पहले फिर टेसवे बहाना शुरू कर दिया। तभी चित्रा की सास कामनी ने वहां पहुंचकर आग में घी डालने का काम किया। वो भी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आई थी। उन्होंने चित्रा को ऊपर से नीचे तक देखकर व्यंग से कहा, यह कैसी साड़ी पहनी है तुमने? तुम्हें कहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इतना भी सेंस नहीं है। कामनी जी चित्रा के कपड़े देखकर भड़क उठी। माँ जी मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, चित्रा ने डर कर हकलाते हुए धीरे से कहा। कोई जरूरत नहीं है, हम पहले ही तुम्हारे कारण लेट हो गए हैं, मनोज ने गुस्से में कहा। फिर अपनी माँ की ओर मुखातिब होकर बोला, माँ तुम क्यों इस जाहिल को समझाने की कोशिश करती हो? ये कभी नहीं बदल सकती, मिडिल क्लास की है ना। पता नहीं पापा को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो इस बहन जी जैसी लड़की को मेरे गले मढ़ दिया। मैं तो इसे पार्टी में ले जाना ही नहीं चाहता, लेकिन आज जहाँ हमें जाना है वो मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी है, वहाँ सभी अपनी पत्नियों के साथ आएंगे। उसने मुझसे जोर देकर कहा था कि मैं चित्रा को लेकर आऊँ, इसलिए इस गंवार को लेकर जा रहा हूँ। मनोज अपनी किस्मत को कोसने लगा। फिर उसने चित्रा को देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब घर से निकलकर कार में बैठने के लिए तुम्हें न्योता देना पड़ेगा क्या? हम पहले ही लेट हो गए हैं। इतना कहकर मनोज बाहर निकल गया। चित्रा भी अपने पति और सास के पीछे चलती हुई कार में जाकर बैठ गई। उनके बैठते ही कार सड़क पर दौड़ने लगी। चित्रा ने एक नज़र अपने पति पर डाली। मनोज के चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। चित्रा अपने पति की उदासीनता देख गहरी सांस लेकर सोचने लगी। ये सिल्क की कांजीवरम साड़ी वो जब भी पहनती है, दूसरे लोग तो तारीफों के पुल बांध देते हैं, फिर माँ जी और मनोज को मेरी ये साड़ी पसंद क्यों नहीं आती? जबकि काले और लाल रंग की साड़ी ये चित्रा के गोरे रंग पर बहुत ही सुंदर लगती थी। उसने खुद को शीशे में देखा था। उस पर बालों का ढीला जूड़ा, लाल रंग की बिंदी, होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रही थी। लेकिन फिर आज एक बार चित्रा को प्रशंसा के स्थान पर जाहिल गंवार की उपाधि से नवाजा गया। उस समय उसने अपने आंसुओं को पी लिया। वो पलटकर जवाब देती तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता। वैसे भी उसकी माँ के दिए हुए संस्कार उसे बहस करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इस समय वो बहस करने के मूड में भी नहीं थी। वो जानती थी अगर वो कुछ कहेगी तो फिर से उसके मम्मी पापा को उसकी सास उल्टा सीधा सुनाएंगी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी।
वो जानती थी ये शादी मनोज की मर्जी के खिलाफ हुई थी। उसके ससुर जो चित्रा के पिता के दोस्त थे, एक दिन उसके घर आए थे। ये सोचते हुए चित्रा अतीत की यादों में खोती चली गई। दरवाजे की घंटी बजी। चित्रा ने दौड़कर दरवाजा खोलते हुए शिकायती लहजे में कहा, आज आप फिर से लेट हो गए हैं पापा। अपने पापा के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर चित्रा की आवाज उसके मुंह में ही अधूरी रह गई। चित्रा के पापा देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, कैलाश, ये है मेरी लाडली बेटी चित्रा, और चित्रा ये है मेरे कॉलेज के दोस्त कैलाश। बरसों बाद आज अचानक मिल गए, मैं इन्हें घर लेकर के आ गया। अब ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं बेटा। चित्रा ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकल। पापा, अंकल को अंदर आने दीजिए। क्या इन्हें आप दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे? अरे बिटिया, मैं तो कैलाश से मिलकर सब कुछ भूल गया। कैलाश, अंदर आओ। ये है मेरा छोटा सा गरीब खाना, जहाँ मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता हूँ, देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। कैलाश जी ने देवेंद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, देव, तू बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है जैसा कॉलेज के दिनों में था। जिंदा दिल मस्त मौला। कैलाश बाबू, हम कोई मौसम नहीं है जो बदल जाए, लेकिन तुझे देखकर लगता है तू बदल गया है, देवेंद्र ने कैलाश को चिढ़ाते हुए कहा। कैलाश ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, ये तो सच है, मैं बदल गया हूँ। देवेंद्र कुछ और कहते उससे पहले वहाँ चित्रा की माँ अनुराधा जी आ गई। नमस्ते भाई साहब, आप ही कैलाश भैया हैं? मैं इनकी खुशी देखकर ही आपको पहचान गई। नमस्ते भाभी जी, इसका मतलब इस घर के लिए मैं अपरिचित नहीं हूँ, कैलाश जी ने खुश होकर कहा। भाई साहब, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ये आपकी चर्चा ना करते हों। इन्होंने आपके बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में हमें सब कुछ बताया है। हमें तो आपकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है। मैं इसलिए आपसे पूरी तरह से परिचित हूँ और आप हमारे लिए अजनबी नहीं हैं, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गर्मा गर्म चाय के साथ धनिया की चटनी और गोभी के पकौड़े हाजिर हैं। तभी कमरे में चित्रा ने आते हुए कहा। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी और होठों पर मुस्कान। कैलाश ने खुशी से उछलते हुए कहा, गोभी के पकौड़े के साथ धनिया की चटनी मुझे पसंद है। ये बात तुम्हें आज भी याद है देव? अभी अभी मेरी धर्मपत्नी ने आपसे क्या कहा कैलाश जी? शायद आप भूल रहे हैं, देवेंद्र ने गंभीर लहजे में कहा। देवेंद्र के कहने का ढंग ऐसा था, सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। चित्रा ने चाय का कप कैलाश जी को पकड़ाते हुए कहा, अंकल जी, पापा ने आपके साथ बिताए हर पल को अपने दिल में सहेज कर रखा है, तो वह आपकी पसंद को कैसे भूल सकते हैं? उसके बाद सभी बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। कैलाश जी और देवेंद्र चित्रा और अनुराधा से अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे। इसी बीच चित्रा ने खाना बना लिया। खाने में अपनी पसंद की चीज़ों को देख कैलाश जी भावुक स्वर में बोले, आज बरसों बाद मैं अपनी पसंद का खाना खाने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। कैलाश का भावुक स्वर सुनकर सभी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे, जैसे वे पूछ रहे हों, ऐसा क्यों कह रहे हो? उनकी आंखों की भाषा पढ़कर कैलाश जी ने गंभीर लहजे में कहा, तुम सभी का प्यार और अपनापन देख मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसा अपनापन मुझे अपने घर में कभी नहीं मिला। मेरे घर में पैसा तो बहुत है, पर वहाँ अपनापन और भारतीय संस्कार नहीं है। मेरी पत्नी, बेटी, बेटा सभी पाश्चात्य संस्कृति के पुजारी हैं। मेरी पत्नी और बेटी ने तो कभी रसोई घर में झांका ही नहीं है। नौकरों के हाथ के बने खानों में ऐसा प्यार और अपनापन कहाँ मिलता है देवेंद्र? इसीलिए मैं भावुक हो गया। कैलाश की बातें सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। तभी देवेंद्र ने वहाँ का माहौल
सामान्य करने के लिए हंसते हुए कैलाश को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं तो तेरी बात सुनकर घबरा ही गया। कहीं भाभी को तेरी कॉलेज वाली प्रेम कहानी का पता तो नहीं चल गया और उन्होंने तेरा कोर्ट मार्शल कर दिया हो। देवेंद्र की बात सुनकर कैलाश ने भी उसे घूरते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा, क्या यार, कुछ तो शर्म कर, बेटी के सामने मेरी पोल खोल रहा है। अगर मैंने तेरा काला चिट्ठा भाभी के आगे खोल दिया तो भाभी तुझे तलाक ही दे देंगी, समझे बच्चों। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मानते देव बाबू। कैलाश जी की बात सुनकर देवेंद्र ने जल्दी से घबराई हुई आवाज में कहा, अरे मेरे बाप, क्यों मेरे सुखी घर संसार में आग लगा रहा है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ कर दे भाई। देवेंद्र की घबराहट देखकर अनुराधा जी खिलखिलाकर हंसने लगी और वहाँ का माहौल खुशनुमा बन गया। खाना खत्म करने के बाद जब सभी बैठे बात कर रहे थे तभी कैलाश जी ने गंभीर लहजे में कहा, देवेंद्र, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। देवेंद्र ने कैलाश को देखते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए, तू मांग कर तो देख, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तेरी जान ही चाहिए। तू कैसा दोस्त है जो तुझे दोस्त की जिंदगी चाहिए? अरे मैं तो उदाहरण दे रहा था। देवेंद्र ने आंखें निकालकर नाटकीय अंदाज में कहा। कैलाश जी मुस्कुराते हुए बोले, देवेंद्र, मुझे तेरे जिगर का टुकड़ा तेरी बेटी चाहिए। मैं चित्रा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू अपनी बेटी मुझे देगा? कैलाश जी की बात सुनकर देवेंद्र और अनुराधा जी के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन अचानक अनुराधा जी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने उदासी भरी आवाज में कहा, भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपके घर वाले पाश्चात्य संस्कृति के पुजारी हैं, जबकि मैंने अपनी बेटी को भारतीय संस्कार दिए हैं। तो आपके बेटे को मेरी चित्रा कहाँ पसंद आएगी? अनुराधा जी की बात सुनकर कैलाश ने कठोर शब्दों में कहा, भाभी जी, इसीलिए तो मैं चित्रा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। जहाँ तक चित्रा को पसंद करने की बात है तो उसकी चिंता आप न कीजिए। मेरे बेटे को चित्रा से शादी करनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहता हूँ। कैलाश जी की बात सुनकर देवेंद्र ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, कैलाश, मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बने ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बिना लड़के की रजामंदी के मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। देवेंद्र की बात सुनकर कैलाश जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अनुराधा जी से कहा, भाभी जी, मेरा बेटा बुरा नहीं है, उसमें कोई गलत आदतें नहीं है। मेरा बिजनेस वही संभाल रहा है, पर अपनी माँ के कारण वो भी पाश्चात्य रंग में रंग गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि चित्रा बिटिया अपने अच्छे व्यवहार और आचरण से मेरे बेटे को भी बदल देगी। चित्रा की मासूम हंसी और सुंदरता मनोज को उसके नज़दीक ले आएगी। मुझे चित्रा पर भरोसा है। मेरे इस विश्वास को चित्रा कभी टूटने नहीं देगी। अनुराधा जी ने परेशानी भरे लहजे में कहा, भाई साहब, मैं चित्रा की माँ हूँ। सब कुछ जानते समझते कैसे आपको ये वचन दे दूँ? कैसे उसको अपमान की आग में जलने के लिए छोड़ दूँ? पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है। जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं होता उसका अंजाम क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कैलाश, तुम मेरे दोस्त हो, पर दोस्त की खातिर मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। देवेंद्र जी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। देवेंद्र की बात सुनकर कैलाश जी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जुए में अपना सब कुछ हार गए हों। देवेंद्र, मैं चलता हूँ। मेरा बेटा मॉडर्न लड़की से शादी करने के ख्वाब संजोए हुए है। ये बात तुम्हें मैंने ही बताया है। अगर मैं चाहता तो तुमसे झूठ बोल देता,
तब तुम खुशी खुशी चित्रा का ब्याह मेरे बेटे से करने को तैयार हो जाते, पर मैं सच बताकर उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। चित्रा को देखकर मेरी जागती आंखों ने एक सपना देख लिया, मेरा घर भी तेरे घर की तरह खुशियों से भर जाए। ये काम एक सुंदर संस्कारी लड़की ही कर सकती है। वो गुण मुझे चित्रा में दिखाई दिया। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तो भूल ही गया, ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं, आँख खुलते ही टूट जाते हैं। मैंने अपनी बातों से तेरे दिल को चोट पहुंचाई, इसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, पर अपनी दोस्ती ना तोड़ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर कैलाश जी उठकर खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी उन्हें देवेंद्र की आवाज सुनाई दी, बारात लेकर कब आ रहा है, ये तो बता कर जा। देवेंद्र की बात सुन कैलाश जी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां देवेंद्र अपनी बाहें फैलाए मुस्कुराते हुए खड़े थे। दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। अनुराधा जी का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था, जबकि चित्रा के चेहरे पर शर्म और घबराहट एक साथ दिखाई दे रही थी। देवेंद्र के घर से आने के बाद कैलाश जी ने अपने बेटे और पत्नी को अपना फैसला सुनाया। कैलाश की बात सुनकर उनकी पत्नी कामनी गुस्से से आग बबूला होकर धमकी भरे स्वर में बोली, आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी किसी जाहिल गंवार से नहीं होने दूंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैलाश जी ने कामनी को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तुम ना अच्छी पत्नी बन सकी, ना ही अच्छी माँ। तुम तो माँ के नाम पर कलंक हो। अपने पति की बात सुन कामनी ने चिल्लाते हुए कहा, कैलाश जी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप कुछ भी कहें, मैं अपने बेटे की शादी उस जाहिल गंवार से नहीं होने दूंगी। आपके उस मिडिल क्लास दोस्त ने आपकी अच्छाई का खूब फायदा उठाया। वो अपनी गंवार लड़की को महलों की रानी बनाने का ख्वाब देख रहा है। मेरे इस घर में रहते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कैलाश जी ने सपाट स्वर में कहा, तो ठीक है, तुम्हें घर छोड़कर अपने मैके चली जाओ, साथ में अपने बेटे को भी ले जाना। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। आगे तुम दोनों खुद समझदार हो। मनोज, जो अभी तक चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था, उसने डरते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, पापा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं चित्रा जैसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं मोना जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और यही सपना देख रहा हूँ। कैलाश जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं अपनी जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा और इस घर से भी तुम्हें जाना होगा। सोच लो, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कामनी ने तमक कर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने हमेशा एक मंदिर जैसे घर का सपना देखा था, पर तुमने मेरे घर को होटल बना दिया। तुम खुद तो पाश्चात्य रंग में रंग गई, तुमने मेरे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। अब या तो इस घर में मेरी पसंद की बहू आएगी, वरना तुम लोग अपना अलग आशियाना बना लो। वहां मैं तुम्हारे जीवन में दखल देने नहीं आऊंगा। कैलाश जी ने गंभीर लहजे में अपना फैसला सुनाया, फिर अपने कमरे में चले गए। अपने पति का कठोर निर्णय सुनकर कामनी और मनोज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तभी कामनी की बेटी मोनिका, जो अभी अभी पार्टी से घर लौटी थी, उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं तो पापा के साथ यहीं इसी घर में रहूंगी। आप लोग अपना सोच लीजिए। मुझे ऐशो आराम का जीवन छोड़कर सड़कों पर धक्का खाने का शौक नहीं है। कामनी ने कुछ सोचते हुए लंबी सांस ली, फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं और मनोज भी यहीं रहेंगे, लेकिन शादी के बाद उस आने वाली मिडिल क्लास गंवार लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो खुद ही परेशान होकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऑल द बेस्ट, मोनिका ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज ने झल्ला कर कहा, मम्मी, जो आप कह रही हैं वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। पापा के रहते संभव नहीं होगा। कामनी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मनोज, मैं इतनी पागल नहीं हूँ।
जो तुम्हारे पापा के सामने उसे परेशान करूं। तुम्हारे पापा हमेशा घर में नहीं रहेंगे। अगर उसने पापा से शिकायत करनी शुरू कर दी तो उसके बाद क्या होगा, आपने सोचा है? वो उनके दोस्त की बेटी है, मनोज ने अपनी माँ को घूरते हुए कहा। मनोज, ये मिडिल क्लास की लड़कियां बहुत ही संस्कारी और सुशील होती हैं। चित्रा भी ऐसी ही होगी, तभी तुम्हारे पापा ने उसे पसंद किया है। ऐसी लड़कियां संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी रहती हैं। वह जल्दी से किसी से शिकायत नहीं करती, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी नहीं। तुम इसकी चिंता ना करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, कामनी ने रहस्यमयी स्वर में धीरे से कहा। कामनी की बात सुनकर मनोज शादी के लिए तैयार हो गया। फिर वो घड़ी भी आ गई जब चित्रा मनोज की दुल्हन बन कैलाश सदन आ गई। शादी के पहले दिन से ही चित्रा की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। शादी की पहली रात जो हर लड़की के जीवन में एक बार ही आती है, चित्रा के जीवन में भी आई। लेकिन इस रात वो अपने पति की बाहों में नहीं बल्कि अकेले सुहाग की सेज पर करवटें बदल रही थी। उसका सुहाग मनोज उससे दूर उसी कमरे में सोफे पर सो रहा था। इसका अंदेशा चित्रा को पहले से ही था। सोफे पर सो रहे अपने पति को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। चित्रा ने भी मन ही मन ठान लिया कि वो अपने पति का दिल जीत कर ही रहेगी। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 2 साल का समय निकल गया। इस बीच चित्रा के जीवन में एक ही चीज अच्छी हुई, वो मनोज के थोड़ा नजदीक आ गई। उसके सौंदर्य का जादू मनोज पर चला, पर पूरी तरह नहीं। मनोज ने चित्रा को पत्नी का अधिकार तो दिया, लेकिन वो प्यार, सम्मान और अपनापन नहीं दिया जो एक पत्नी का अधिकार होता है। चित्रा अपनी अच्छाइयों के चलते मनोज के दिल के नजदीक तो आ गई, लेकिन अपनी सास की आंखों की किरकिरी ही बनी रही। कामनी ने इन 2 वर्षों में चित्रा को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, पर चित्रा ने भी अपने आप से वादा किया था कि वो अपने प्यार, अपनेपन और संस्कार से अपनी सासू माँ को बदल देगी। पर चित्रा इसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब धीरे धीरे चित्रा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कभी कभी उसे लगता कि वो अपने पति और सास का दिल कभी जीत ही नहीं पाएगी। ये विचार आते ही चित्रा अंदर तक दहल जाती। चित्रा की कोशिश इसलिए भी कामयाब नहीं हो रही थी। चित्रा ने सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया जो उसके पति को पसंद था। उसने अपने पहनावे को नहीं बदला, जबकि मनोज और कामनी को मॉडर्न लड़की चाहिए थी। चित्रा चाह कर भी मॉडर्न नहीं बन सकी। चित्रा इन 2 वर्षों में भी सीधी साधी संस्कारी बहू ही बनी रही। इसलिए चित्रा मनोज और कामनी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी इन दोनों को मौका मिलता अपनी भड़ास चित्रा पर निकालते रहते। चित्रा सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि कैलाश जी उसके साथ थे। इसलिए चित्रा ने आशा का दामन नहीं छोड़ा था। कैलाश जी के डर के कारण मनोज और कामनी उनके सामने अच्छे बने रहते, उसे कुछ नहीं कहते। कैलाश जी ने अपने घर वालों को धमकाते हुए कहा था, चित्रा मेरी बहू नहीं बेटी है। तुम लोगों ने अगर उसको परेशान किया या अपमानित किया तो मैं अपनी सारी जायदाद चित्रा के नाम कर तुम लोगों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इसी धमकी के कारण मनोज चित्रा से शादी करने को तैयार हुआ था और यही धमकी चित्रा और मनोज को अभी तक जोड़े हुए थी। शादी के 2 सालों बाद भी जब मनोज किसी पार्टी में जाता, वहां पाश्चात्य रंग में रंगी लड़कियों को देखता तो उसकी आंखों के आगे साड़ी में लिपटी चित्रा का चेहरा घूम जाता। तब वो गुस्से से तिलमिला उठता। पार्टी से लौटने के बाद वो बात बात में चित्रा को अपमानित करता। अपने संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी चित्रा सब कुछ बर्दाश्त करती थी। इधर 6 महीनों से कामनी और मनोज का अत्याचार चित्रा पर बढ़ गया था, क्योंकि 6 महीने से कैलाश जी बिजनेस टूर पर विदेश गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाकर ये माँ बेटे चित्रा पर अपने मन की भड़ास निकालने में चूक नहीं रहे थे।
चित्रा ने अपनी माँ से इस विषय में बात की थी। उसने कहा था, माँ अब मैं हार गई हूँ, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। जिस घर में प्यार मान सम्मान न मिले वहाँ कब तक कोई रह सकता है। तब चित्रा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, ऐसी स्थिति आएगी इसका आभास हम सभी को पहले से ही था बेटी। मेरी बात मानो, उन लोगों को कुछ और समय दो, हो सकता है सब बदल जाए। मनोज तुम्हें प्यार और सम्मान देने लगे। अगर आगे भी मनोज और कामनी जी का ऐसा ही व्यवहार रहा तो सोचेंगे कि हमें क्या करना है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से अपने पति और सास का दिल जीतने में कामयाब हो जाओगी। मुझे अपने संस्कार पर पूरा विश्वास है। तभी मनोज की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में कह रहा था, अब कार से उतरने का इरादा है या नहीं? यहीं पर धरने में बैठना चाहती हो? वो चौंक कर अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने देखा गाड़ी एक शानदार होटल के सामने खड़ी है। चित्रा कार से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर उदासी अभी भी छाई हुई थी। दूसरी तरफ गाड़ी से उतरकर मनोज ने चित्रा को घूरते हुए गुस्से में कहा, अपने चेहरे पर थोड़ी हंसी बिखेर लो। लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? यही ना कि हम लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अपने पति की बात सुनकर चित्रा का मन कह रहा था कि वो कह दे, इसमें गलत क्या है, पर वो चुप रही। उसे चुप देखकर कामनी ने मुंह बनाकर गुस्से में कहा, बेटा ये तो यही चाहती है कि समाज के सामने हमारी बेइज्जती हो, तभी तो समझाने के बाद भी अपनी मनमानी करती रहती है। आज ही देख लो, इसने तुम्हारी पसंद की ड्रेस नहीं अपनी पसंद की साड़ी पहनी है। मम्मी अब कहने से कोई फायदा नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए, मनोज ने झल्लाकर कामनी से कहा। फिर वो लोग होटल के अंदर पहुंचे। पार्टी अपने शबाब पर थी। तभी मिसेस सिंघानिया ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। हेलो मिसेस ठाकुर, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिसेस सिंघानिया। कामनी ने उनके तरफ देखकर हाथ मिलाते हुए नजाकत से कहा, आपको देखकर कोई आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगा सकता मिसेस ठाकुर। मिसेस सिंघानिया ने चापलूसी करते हुए कहा। थैंक यू मिसेस सिंघानिया, कामनी ने गर्व से कहा। अभी वे लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चित्रा की सास ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो वहां कुछ औरतें खड़ी आपस में बातें करते हुए हंस रही थीं, लेकिन कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ गई। ये व्यंग्यात्मक शब्द मनोज ने भी सुना। तब पहली बार उसने अपनी माँ को ध्यान से देखा। उन्होंने लाल रंग की कढ़ाई वाली शिफॉन की पारदर्शी साड़ी और सिर्फलेस ब्लाउज पहना हुआ था। उनकी उम्र के हिसाब से उनका पहनावा आंखों में खटक रहा था। तभी पार्टी में शामिल लोगों का आपस में परिचय होने लगा। वहां उपस्थित सभी औरतें चित्रा के पहनावे की प्रशंसा करने लगीं। उनमें से एक ने कहा, मिसेस ठाकुर आपका लुक तो बहुत ही डिसेंट है। दूसरी ने कहा, आपकी साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। एक ने कहा, आपने साड़ी पहनी भी बहुत अच्छे तरीके से है। किसी ने कहा, एकदम इंडियन ब्यूटी। एक ने कहा, मिसेस ठाकुर आपकी सुंदरता और पहनावे की तो मिस्टर ठाकुर बहुत तारीफ करते होंगे। ये सुनकर मनोज के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। चित्रा उन लोगों की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। उसने कहा कुछ नहीं। आज पहली बार मनोज ने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। वो आज वास्तव में बहुत ही सुंदर लग रही थी, जैसे अजंता की कोई प्रतिमा। काली कांजीवरम की साड़ी, उस पर लाल रंग का बॉर्डर, बालों का ढीला जूड़ा उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, अरे चित्रा तुम यहाँ? उसे देखकर चित्रा भी खुशी से चहक कर बोली, भावना तुम? वहां पर खड़ी सभी औरतें उनसे पूछने लगी, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानती हैं? हाँ, हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं, भावना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने चित्रा से पूछा, आज मैं पहली बार तुम्हें यहाँ की पार्टी में देख रही हूँ। क्या तुम पहली बार पार्टी में आई हो? तुम ही मिसेस मनोज ठाकुर हो या मुझे आज पता चला?
भावना ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, मैं ही मिसेस मनोज ठाकुर हूँ। भावना, मुझे पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं पार्टियों में नहीं आती, चित्रा ने सफाई दी। भावना ने चित्रा के झूठ को पकड़ लिया, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। चित्रा को देख भावना ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, अटेंशन प्लीज। सभी भावना की तरफ देखने लगे। भावना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताने वाली हूँ। सब ने एक साथ कहा, जल्दी से बताइए वो राज की बात, हम सभी उस राज को सुनने के लिए बेताब हैं। आज आप लोगों ने मिसेस ठाकुर की सुंदरता को तो देख ही लिया, इनके पास एक और भी जादुई चीज है। भावना ने चित्रा की तरफ देखकर रहस्यमयी तरीके से कहा। भावना की बात सुनकर चित्रा घबरा गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। पता नहीं भावना क्या कहने वाली है, जिसे सुनकर मनोज और माँ जी कहीं सबके सामने उसका अपमान न कर दें, ये सोचकर ही चित्रा डर गई। तभी चित्रा को सुनाई दिया, भावना कह रही थी, वो राज है इनकी खूबसूरत आवाज। ये गाना बहुत ही अच्छा गाती हैं और खुद लिखती भी हैं। भावना की बात सुनकर चित्रा ने जल्दी से घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं अब नहीं गाती भावना। भावना ने चित्रा की बात को अनसुना करते हुए कहा, चल हम लोगों को आज अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दे, बहुत दिनों बाद तेरा गाना सुनने को मिलेगा। सभी भावना का साथ देने लगे। चित्रा ने डरते हुए मनोज की ओर देखा, जो उसे ही आश्चर्य से देख रहा था। चित्रा गाना गाती है और लिखती भी है, उसे पता ही नहीं था। फिर उसने लंबी सांस लेकर स्वयं से कहा, मैंने कभी उसके बारे में कुछ जानना ही कहाँ चाहा जो मुझे पता होगा। सभी मनोज से सिफारिश करने लगे, मिस्टर ठाकुर आप कहिए भाभी जी से वो हम लोगों को भी अपनी लिखी कोई गजल सुना दें। चित्रा की इतनी तारीफ सुन चित्रा की सास ईर्ष्या से जल भुन गई। उन्हें लोगों का चित्रा को तवज्जो देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने जल्दी से कहा, ये गाना न गाती है और ना ही लिखती है, हाँ थोड़ा बहुत गुनगुनाना और तुकबंदी करना तो सभी को आता है, अकेले की बात अलग है, इतने लोगों के बीच में ये कहाँ गा पाएंगी। आंटी जी, फिर शायद आपने चित्रा का गाना सुना ही नहीं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं, वरना आप ये कभी ना कहती। भावना ने हंसते हुए कामनी जी को जवाब दिया। भावना की बात सुनकर कामनी जी ने बुरा सा मुंह बनाकर फुसफुसाते हुए कहा, भावना आप क्यों इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कराना चाहती हैं? इसमें बेइज्जती की क्या बात है आंटी जी? भावना ने आश्चर्य से पूछा। अगर ये नहीं गा पाएगी तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होगी? कामनी ने चिढ़कर कहा। जब नहीं गा पाएगी तब होगी ना आंटी जी, भावना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कामनी जी से कहा। वो समझ रही थी कि कामनी जी नहीं चाहती कि चित्रा सबके सामने गाना गाए। भावना ये अच्छी तरह समझ गई थी कि चित्रा की प्रशंसा कामनी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी कामनी ने मनोज की ओर देखा। उसकी आंखों में चित्रा के लिए प्यार और चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखकर उसकी माँ को आश्चर्य हुआ। आज पहली बार मनोज चित्रा को इतने अपनेपन से देख रहा था। उसके चेहरे पर चित्रा के लिए गुस्सा नहीं प्यार था। तभी मनोज ने प्यार से चित्रा को देखते हुए कहा, जब सभी लोग इतनी सिफारिश कर रहे हैं तो सुना दो। मनोज की बात सुनकर चित्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से मनोज को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया। आज पहली बार चित्रा ने मनोज की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। ये देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं। फिर चित्रा ने अपनी मधुर आवाज से महफिल में समा बांध दिया। गाना खत्म होते ही हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनमें मनोज भी शामिल था। चित्रा खुशी और आश्चर्य से अपने पति को देख रही थी। उसने देखा कामनी जी भी मजबूरी में ताली बजा रही थी। तभी मनोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चित्रा ने शर्मा कर मनोज के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। हाल एक बार फिर तालियों की आवाज से गूंज उठा। आज पहली बार
मनोज को अपने पापा की पसंद पर गर्व हुआ। दूसरी तरफ कामनी जी के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चित्रा को आज अपनी माँ के दिए हुए संस्कार पर गर्व हो रहा था। आज उन्हीं के दिए संस्कार के कारण उसके नीरस और उजाड़ भरे जीवन में खुशियों की बरसात हो रही थी। थोड़ी देर पहले तक वो जिस संस्कार को बेड़ी समझ रही थी, वो तो जादू की छड़ी निकली जिसने आज उसका जीवन ही संवार दिया। ये थी मेरी कहानी, संस्कारों की बेड़ियां। आपने देखा इस कहानी का नायक जो कि पाश्चात रंग में रंगा हुआ है, उसे मॉडर्न लड़की चाहिए, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की चाहिए जो पार्टियों में शराब पिए, डांस करे, उसके साथ मॉडर्न कपड़े पहनकर लोगों के सामने जाए। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को स्टेटस सिंबल समझते हैं। उनका मानना है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं, पाश्चात्य कपड़े पहनते हैं, पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते हैं, वही एडवांस है। और जो भारतीय परंपरा को मानते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, संस्कार की बातें करते हैं, सभ्य रहते हैं, सरल सौम्य रहते हैं, वो एडवांस नहीं है। यही सोच कामनी और मनोज की थी, जबकि उनके पापा कैलाश नाथ की ये सोच नहीं थी। वो चाहते थे कि घर में खुशनुमा माहौल हो। एडवांस होने का मतलब ये नहीं है कि हम पार्टियों में जाएं, शराब पिएं, सिगरेट पिएं, उल्टे सीधे कपड़े पहने। ये स्टेटस सिंबल नहीं है। आप विचारों से एडवांस होइए। जहाँ पर जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें अपनाइए और जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सोच कैलाश नाथ की थी। इसीलिए उन्होंने चित्रा को अपनी बहू बनाने का सपना देखा और वो उसमें कामयाब भी हुई। चित्रा ने भी एक संकल्प ले लिया कि वो अपने संस्कार, अपनेपन, अपने धैर्य और प्यार से अपने सास और पति को बदल देगी। सास को तो पूरी तरह वो नहीं बदल पाई, लेकिन उसकी सुंदरता, उसके प्यार, अपनेपन, उसके त्याग ने उसके पति को जरूर बदल दिया। और मनोज को भी ये समझ आ गया कि मॉडर्न क्या है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि पाश्चात्य कपड़े पहनिए, पार्टियों में जाइए, शराब पीजिए। मॉडर्न होने का मतलब है अपने विचारों से मॉडर्न होइए। अपनी भारतीय संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपनी सभ्यता संस्कृति को महत्व नहीं देते, वो कभी भी तरक्की के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। चित्रा अपनी भारतीय संस्कृति को मानती थी, भारतीय पहनावों को पसंद करती थी और उसी सभ्यता और संस्कृति के साथ वो जीवन जी रही थी। और हमारी भारतीय संस्कृति है ही इतनी अच्छी कि कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। आज हम देख रहे हैं विदेशी लड़कियां साड़ी पहनती हैं, भजन गाती हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, राम की सेवा करती हैं, वो बच्चों का लालन पालन अपने हाथ से करती हैं। उन्हें भारतीय परंपराएं, भारतीय सभ्यताएं और भारतीय रीति रिवाज बहुत पसंद है। हमारी भारतीय सभ्यता का कोई मुकाबला नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति भी बुरी नहीं है। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण कीजिए। आप पुरुषों के साथ, पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, लेकिन उनको सम्मान दीजिए। और पति का भी अधिकार बनता है कि वो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दे। रामायण में ये बात कही गई है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि पति का आधा अंग। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जब दोनों साथ चलेंगे तभी गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। अगर एक भी पहिया पटरी से उतर गया या छोटा बड़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और घर को स्वर्ग बनाना, घर को मंदिर बनाना एक औरत के हाथ में होता है। अगर औरत चाहे तो अपने प्यार, त्याग,
से अपने घर को मंदिर बना सकती है, लेकिन पति का सहयोग भी जरूरी है। चित्रा ने वही किया और उसे अपना एक सुखी संसार मिल गया। उसे उसकी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उसकी माँ के दिए संस्कार उसके लिए एक शस्त्र बने और उसी को पाक शस्त्र के जरिए उसने अपने जीवन में खुशियां भर ली। ये थी मेरी कहानी संस्कारों की बेड़ियां। ये बात भी सच है कि हमारे संस्कार हमारी बेड़ियां नहीं हैं, उन्हें बेड़ियां हम बनाते हैं, उस पर कुठाराघात करके उन संस्कारों को कुरीतियों में बदलकर। हमें अपने संस्कारों को कुरीतियों में नहीं बदलना चाहिए, पर्दा नहीं करना चाहिए, हर गलत सही बात का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत बात का विरोध करना, अपनी बात को सामने रखना, ये कोई संस्कारहीनता नहीं है। इसलिए अपने संस्कारों को बेड़ी मत बनने दीजिए, उसे अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास बनाइए, उसे अपना आत्मविश्वास का हथियार बनाइए, तो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अगर उसे आपने बेड़ी बना लिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमारे संस्कार हमारे आत्मविश्वास की पूंजी है, हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए बेड़ियां नहीं बनते हैं। मेरी कहानी अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, समीक्षा करके बताना मत भूलिएगा कि मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।